गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कशन को जस्ट स्टार्ट किया है, तो मैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने आपको बताया हुआ है कि तीन टाइप के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑब्जर्व होते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम, इरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम एंड आर एस सिस्टम। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, इसका डिटेल लिखो। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल लिखो। लिखो दिस टाइप ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, दिस टाइप ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, this type of absolute configuration is used only for, this type of absolute configuration is used only for polyhydroxycarbonyl compound, polyhydroxycarbonyl compound, polyhydroxycarbonyl compound, as well as for their oxidized derivative, for their oxidized derivative and for alpha amino acids, and for alpha amino acids। तो कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन को कहां पे यूज करते हैं? बोले एक तो हम इसको यूज करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के केस में, दूसरा उनके जो ऑक्सीडाइज्ड डेरिवेटिव हैं उनके लिए यूज करते हैं, और इनको हम अल्फा एमिनो एसिड्स के लिए यूज करते हैं जो कि प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं। प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो अल्फा एमिनो एसिड से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को कंसिडर कर रहे हैं। तो अब जैसे देखो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे अगर ग्लूकोज को कंसिडर करें तो ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं।
ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6 होता है, C6H12O6, और इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए ग्लूकोज को एल्डोज बोलते हैं, एल्डोज, ठीक है, एल्डोज। और इसके अंदर 6 कार्बन है, इसलिए इसको एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज। 6 कार्बन होने की वजह से इसको एल्डोहेक्सोज बोला जाता है। तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, ठीक है। तो ये अब आप यहाँ पे देखो, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है इसके अंदर, और उसके अलावा आप देखो कई सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, मल्टीपल OH ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर फ्रक्टोज को कंसीडर किया जाए तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, फ्रक्टोज, तो ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C6H12O6 है, लेकिन स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है जबकि इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है। फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है जबकि फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोज है। फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज whereas glucose is aldohexose, ठीक है। तो अब अगर आप देखो, हमें यहाँ पे पता करना है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के केस में, तो आप नोट करो, लिखो इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, in case of polyhydroxy carbonyl compound, for determination of its absolute configuration, for determination of its absolute configuration, for determination of its absolute configuration, first we draw its correct Fisher projection. First we draw its correct Fisher projection. First we draw its correct Fisher projection where most oxidized carbon is at the top, where most oxidized carbon is at the top, and principal carbon chain is arranged vertically, and principal carbon chain is arranged vertically. तो आप यहां पे देख रहे हो, ये इनके करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप ये आपको टॉप में दिख रहा है, और प्रिंसिपल कार्बन चेन आप यहां पे देख रहे हो, प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या है, वर्टिकल। उसी तरीके से इसमें भी देखो, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ये कीटोन है,
तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप को टॉप में रखा है, अब ये टर्मिनल पोजीशन पे तो आ नहीं सकता, कीटोन आएगा तो बीच में, तो इसलिए हम इसको ऊपर रखते हुए अरेंजमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप में है और प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकली अरेंज्ड है, ठीक है। आगे लिखो, लिखो, इन दिस फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, in this Fisher projection of the molecule, if hydroxyl group present at bottommost chiral center, if hydroxyl group present at bottommost chiral center is on the right hand side, of vertical line, then its configuration is capital D. अब ध्यान देना, ये कैपिटल डी टर्म भी वहीं से आया, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, तो बोल रहा है क्योंकि वो OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, ठीक है, राइट हैंड साइड में है, इसलिए हम उसको कैपिटल डी फॉर्म बोल रहे हैं। लिखो, however if it is present on left hand side, of vertical line, then its configuration is capital L. तो यहाँ पे कैपिटल एल में जो एल है, एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लीवर्स का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को टॉप में रखते हैं और प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल है। अब इस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर कई सारे कायरल सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। हमेशा बॉटम मोस्ट पोजीशन पे CH2OH होगा, यहाँ पे CH2OH आपको हमेशा मिलेगा। अब देखो, सबसे नीचे वाला कायरल सेंटर को देखो, सबसे नीचे वाला जो कायरल सेंटर है वो ये है, ये बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है। इस कायरल सेंटर पे प्रेजेंट OH ग्रुप किधर लाई कर रहा है? अगर ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में है अगर OH ग्रुप, ठीक है, तब हम इसको बोलेंगे कैपिटल डी फॉर्म। अगर ये वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में है बेटा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा कैपिटल डी फॉर्म। उसी तरीके से ये बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा कैपिटल L फॉर्म। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब जरा देखो, ग्लूकोज के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ग्लूकोज का बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर ये है बेटा, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को टॉप में रखते हुए अगर हम देखें तो ये बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है। तो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का OH वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं D। और ध्यान देना, ग्लूकोज जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, इसलिए प्लस
प्लस का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन को इंडिकेट करता है, और ग्लूकोज, तो ये लिखते हैं ग्लूकोज का नेम, डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज इसका नेम हो गया, प्लस इंडिकेट करता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसलिए प्लस। और कैपिटल डी इसका कॉन्फ़िगरेशन है, बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, इसलिए कैपिटल डी, तो इसको बोलेंगे डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब जरा फ्रक्टोज को देखो, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर ये है, यहां पे जो OH ग्रुप है बेटा ये राइट हैंड साइड में दिख रहा है, OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये कैपिटल डी। लेकिन फ्रक्टोज जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है, लीवो रोटेटरी होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है, इसलिए माइनस, डी माइनस, और नेम है इसका फ्रक्टोज, डी माइनस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज डी प्लस ग्लूकोज है और फ्रक्टोज क्या है, डी माइनस फ्रक्टोज है। तो एक बात यहां पे समझ लेना कि इस कैपिटल डी का क्लॉकवाइज रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप यहां पे देख रहे हो कैपिटल डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और कैपिटल डी फॉर्म लीवो रोटेटरी भी हो सकता है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो। देखो, मॉलिक्यूल हैविंग कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन, molecule having capital D configuration, molecule having capital D configuration can be, molecule having capital D configuration can be dextrorotatory, can be dextrorotatory as well as levorotatory both. Molecule having capital D configuration can be dextrorotatory as well as levorotatory both. और यही बात कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन के केस में भी होल्ड करेगी, कैपिटल एल फॉर्म डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों हो सकता है। अच्छा, एक बात और समझना बेटा, ये तो डी ग्लूकोज है, कई बार पूछते हैं एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यह डी ग्लूकोज है, अगर आपसे पूछ रहे हैं एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपको क्या करना है, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता करने के लिए आपको जो डी ग्लूकोज है ना, डी ग्लूकोज के सामने एक मिरर रखना है, डी ग्लूकोज के सामने एक मिरर रख दो। अब इस मिरर में जो इमेज दिखेगी वो एल ग्लूकोज है बेटा, ठीक है, इसकी जो इमेज होगी वो एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा। ये एल ग्लूकोज है, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, एल फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, तो अगर एल फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर चाहिए तो डी फ्रक्टोज जो है उसके सामने मिरर रख करके जो इमेज मिले उस इमेज को जो है आप एल फ्रक्टोज बोलोगे। तो ये सारी बात समझ में आ गई सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको? डीएल कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या करना है हमें, पहले तो मॉलिक्यूल का एक करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाना है जिसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन टॉप में रहेगा और प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकली अरेंज्ड होगी। फिर हमें क्या देखना है, जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है, बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का OH ग्रुप किधर लाई कर रहा है। अगर OH ग्रुप
क्लॉकवाइज, अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल D फॉर्म, और अगर बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैपिटल L फॉर्म। तो इस तरीके से हम DL कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करेंगे इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और यहीं पे मैंने आपको यह भी बताया कि जो कैपिटल D फॉर्म है उसका क्लॉकवाइज रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल L फॉर्म का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कैपिटल D फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों हो सकता है। सिमिलरली कैपिटल L फॉर्म भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों हो सकता है। तो जैसे अगर आपके पास कैपिटल D फॉर्म है और उसी कंपाउंड का आपको कैपिटल L फॉर्म चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो कैपिटल D फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है उसके सामने मिरर रखो, मिरर के अंदर जो इमेज दिखेगी वो कैपिटल L फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के केस में। सिमिलरली हम इनके ऑक्सीडाइज्ड डेरिवेटिव का भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करें, ये जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ग्लूकोज को अगर मान लो हम कोल्ड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएं तो नाइट्रिक एसिड एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है, जिसको एल्डोनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड के लिए भी यही कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा। उसमें सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह पे आ जाएगा बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड के जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे D प्लस ग्लूकोनिक एसिड। D प्लस ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और उनके ऑक्सीडाइज्ड डेरिवेटिव दोनों के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब देखो बात आती है अल्फा एमिनो एसिड्स में DL कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन होगा। अल्फा एमिनो एसिड्स, तो देखो अल्फा एमिनो एसिड है बेटा, एसिड है, इसका मतलब उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। हम उसका एक करेक्ट फिर सब्जेक्शन बना रहे हैं। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो बगल वाला कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे कायरल सेंटर है, ये अल्फा कार्बन है, ये कायरल सेंटर अल्फा कार्बन है, और इस कायरल सेंटर पे NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये NH2 ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में है, अगर ये NH2 ग्रुप वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में है बेटा, फिर तो हम इसको बोलेंगे कैपिटल D फॉर्म। तब हम इसको कैपिटल D फॉर्म बोलेंगे। और अगर NH2 ग्रुप वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम इसको कैपिटल L फॉर्म बोलते हैं। बस यही है। अल्फा एमिनो एसिड के केस में क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप और NH2 ये इसेंशियली प्रेजेंट होगा उसके अंदर। COOH ग्रुप और NH2 ये जरूर होगा उस कंपाउंड के अंदर। तो बोल रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। वो एक कायरल सेंटर है, वहां पे जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वो NH2 ग्रुप वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में आता है तो कैपिटल D फॉर्म, और अगर वो NH2 ग्रुप वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो कैपिटल L फॉर्म को डिफाइन करेंगे। यहां पे मैं आपको एक बार बता दूं कि जो नेचर में ऑब्जर्व होने वाले अल्फा एमिनो एसिड्स हैं उनमें ज्यादातर अल्फा एमिनो एसिड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। तो इस बात को नोट कर लो, most of the naturally occurring alpha amino acid, most of the naturally occurring alpha amino acid
most of the naturally occurring alpha amino acid follow capital L configuration. Most of the naturally occurring alpha amino acid follow capital L configuration. Capital L configuration. अब मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको यहां पे कॉन्फ़िगरेशन बताना है। इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट आपने सीखा है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। कैपिटल डी देखो बेटा, पहली बात ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन है नहीं, तो सबसे पहले तो इसको करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब देखो कैसे कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे एक 3 ग्रुप इंटरचेंज करते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप को हमें वर्टिकल पोजीशन पे लाना है और इधर ये जो CH2OH ग्रुप है इसको भी हमें वर्टिकल पोजीशन पे लाना है। तो 3 ग्रुप इंटरचेंज करते हैं। हमें पता है कि 3 ग्रुप इंटरचेंज से ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता, तो हमें ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं करना है, बट करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन चाहिए। तो अब देखो ऐसा करने पे आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर मिला। CH2OH यहां आ गया, OH यहां है, H यहां है, ये बीच वाला H और OH की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। अभी एल्डिहाइडिक ग्रुप यहां पे आ गया, OH ग्रुप यहां प्रेजेंट है और H यहां है। अभी भी देखो ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, क्योंकि करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप में होता है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप में होता है तो 180 डिग्री रोटेशन करा के हम इसको टॉप में ले जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 180 डिग्री रोटेशन को परफॉर्म किया। ठीक है, पहले हमने इस तरीके से 3 ग्रुप इंटरचेंज करके जो CH2OH और CHO ग्रुप है उसको वर्टिकल पोजीशन पे हम ले गए, यानी कि प्रिंसिपल कार्बन चेन को वर्टिकल किया। अब हमें मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को टॉप में ले जाना है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को टॉप में ले जाने के लिए 180 डिग्री रोटेशन को परफॉर्म करेंगे। तो 180 डिग्री रोटेशन को परफॉर्म करने पे ये स्ट्रक्चर मिलता है।
एल्डिहाइड आ गया टॉप में, CH2OH आ गया बॉटम में। ये वाला OH ग्रुप जो है अभी ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला कायरल सेंटर होगा, और ये OH ग्रुप अभी राइट हैंड साइड में है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, और ये OH ग्रुप भी राइट हैंड साइड में है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो। अब आप देखो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर, ये बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए कैपिटल L फॉर्म होगा। ये कैपिटल L फॉर्म आया समझ में? अप्रोच कैसे डिटरमाइन करना है कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, पहले आपको करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, और फिर करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है उसका OH ग्रुप की पोजीशन को देखना है। वो OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैपिटल L फॉर्म, राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल D फॉर्म। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करना है। तो ये तो बात हो गई कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन की। मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्कशन मैंने अभी यहाँ पे किया है DL कॉन्फ़िगरेशन का, ये डिस्कशन जो है हमें बायोमोलिक्यूल्स जब हम लोग पढ़ेंगे +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में ये पूरा डिस्कशन आता है, बट क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं। सर 2 ग्रुप एक्सचेंज से नहीं कर सकते? 2 ग्रुप एक्सचेंज भी परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, 2 ग्रुप एक्सचेंज भी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इवन नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज करोगे। और वैसे भी मैंने कल बता ही दिया था आपको कि एक 3 ग्रुप एक्सचेंज जो होता है वो इवन नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर होमोमर बनाना है तो आप सीधे 3 ग्रुप एक्सचेंज कराओ। अब देखो दूसरा केस मैं डिस्कस कर रहा हूं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का, इरीथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। इरीथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन, ERYTHRO and THREO, थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका डिटेल लिखो, दिस सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, this system of configuration is used, this system of configuration is used only for those stereoisomers, this system of configuration is used only for those stereoisomers which possess following structural feature. This system of configuration is used only for those stereoisomers which possess following structural feature. Following structural feature. अब जरा देखो वो स्ट्रक्चरल फीचर क्या क्या रिक्वायर्ड है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, molecular structure must possess, molecular structure must possess only 2 chiral center. Molecular structure must possess only 2 chiral center.
तो जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मस्ट possess ओनली 2 कायरल सेंटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, आउट ऑफ 6 ग्रुप attach with these 2 chiral center, out of 6 group attach with these 2 chiral center, out of 6 group attach with these 2 chiral center, at least two must be identical, at least 2 must be identical। तो बोला कि इन 2 कायरल सेंटर से जो 6 ग्रुप अटैच है, ध्यान देना 2 कायरल सेंटर है, तो एक बॉन्ड तो ऐसा होगा उनके बीच में, कार्बन के बीच में, जिसके थ्रू वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। बाकी हर कार्बन से 3-3 ग्रुप अटैच होंगे, टोटल 6 ग्रुप है। उन 6 ग्रुप में से बोल रहा है कि कम से कम 2 आइडेंटिकल होने चाहिए, कम से कम 2 आइडेंटिकल होने चाहिए। लेकिन आपको यह भी पता है कि वो आइडेंटिकल ग्रुप जो है सेम कार्बन पे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो आइडेंटिकल ग्रुप सेम कार्बन पे होंगे तो फिर वो कायरल सेंटर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आइडेंटिकल ग्रुप है ये दोनों कायरल सेंटर पे अलग अलग प्रेजेंट है, और इन्हीं आइडेंटिकल ग्रुप की पोजीशन को हमें देखना है कि वो रिलेटिवली कहां पे लाई कर रहे हैं। यानी कि इरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर रिक्वायर्ड है। मान लो एक कार्बन है, इस कार्बन से एक R ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से एक ग्रुप A अटैच है, इस कार्बन से एक ग्रुप B अटैच है, इस कार्बन से लगा हुआ एक और कार्बन है, इस कार्बन पे मान लो B ग्रुप अटैच है और D ग्रुप अटैच है और R प्राइम अटैच। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो अब आप देखो, इसमें एक कायरल सेंटर यहां पे है और दूसरा कायरल सेंटर यहां पे। 2 कायरल सेंटर मॉलिक्यूल के हैं। तो अगर हम इसका फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करें तो इसके 2 फिशर प्रोजेक्शन पॉसिबल हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है बेटा, दूसरा ये पॉसिबल है। अब अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर को देखो तो ये जो 2 लाइक ग्रुप है, ये लाइक ग्रुप सेम साइड में लाई कर रहे हैं, और दूसरे वाले में अगर आप देखो तो ये लाइक ग्रुप अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। अगर लाइक ग्रुप वर्टिकल लाइन के सेम साइड में लाई कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इरीथ्रोफॉर्म, और अगर लाइक ग्रुप वर्टिकल लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं थ्रियोफॉर्म। तो आप इस बात को नोट कर लो, इफ लाइक ग्रुप lie on the same side, if like group lie on the same side of the vertical line, same side of the vertical line, then its configuration is erythro. However, if they lie on the opposite side of the vertical line, then its configuration is trio.
then its configuration is 3O। तो अगर ये सेम साइड ऑफ वर्टिकल लाइन पे है तो इरीथ्रोफॉर्म, और अगर ये अपोजिट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन पे है तो 3O फॉर्म। अब जैसे देखो बेटा, जैसे हमने कंसीडर किया टार्टेरिक एसिड को, तो टार्टेरिक एसिड का जो मीजो फॉर्म है, टार्टेरिक एसिड का मीजो फॉर्म, अब यहां पे आप देख सकते हो इसके अंदर 2 कायरल सेंटर है, और 2 कायरल सेंटर से अटैच जो 6 ग्रुप हैं उनमें से कम 2 आइडेंटिकल होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 डिफरेंट टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो है 3 डिफरेंट टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब आप यहाँ पे देखो OH ग्रुप वर्टिकल लाइन के सेम साइड में आ रहा है, या H को हम देखें तो वर्टिकल लाइन के सेम साइड में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा इरीथ्रोफॉर्म। ये इरीथ्रोफॉर्म है। जो मीजो टार्टेरिक एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसका अगर हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करें तो उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है इरीथ्रो। जबकि अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म टार्टेरिक एसिड का कंसीडर करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ टार्टेरिक एसिड, ये है बेटा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, लाइक ग्रुप अपोजिट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 3O फॉर्म बोलेंगे। तो टार्टेरिक एसिड का ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 3O फॉर्म होता है, टार्टेरिक एसिड का ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म यानी कि मीजो फॉर्म इरीथ्रो फॉर्म होता है। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तीनों डिस्कशन में ये सबसे कम इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब आ जाते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो आप ये समझ लेना कि RS कॉन्फ़िगरेशन में R और S ये अल्फाबेट कहां से आए। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, इसमें जो R अल्फाबेट है ये आया फ्रॉम अ वर्ड, लैटिन वर्ड है रेक्टस, रेक्टस। और जो अल्फाबेट S है बेटा, ये एक और लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसको बोलते हैं सिनिस्टर, सिनिस्टर। देखो रेक्टस को बोलते हैं, रेक्टस का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है गुडनेस, गुडनेस, अच्छाई। और सिनिस्टर की जो इंग्लिश मीनिंग है वो है एविलनेस, बुराई। तो आर रेक्टस से आया, रेक्टस का मतलब गुडनेस, एस सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब एविलनेस। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई यहाँ पे अच्छाई और बुराई की बात कहां से होने लगी, ये तो फिलोसॉफिकल बातें हैं, ये केमिस्ट्री में कहां से आ गया। बेसिकली रेक्टस का मतलब होता है कि वो लोग जो कन्वेंशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं, कन्वेंशनल अप्रोच जिनको हम हिंदी में दक्षिणपंथी बोलते हैं। और सिनिस्टर का मतलब होता है वो लोग जो अनकन्वेंशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिनको हम हिंदी में वामपंथी बोलते हैं, ठीक है। तो दक्षिणपंथी, पहले ये समझा जाता था कि जो अगर कोई राइट हैंड यूज करता है तो राइट हैंड यूज करने वाला मतलब एक अच्छा पर्सन है, और जो लेफ्ट हैंड को यूज करता था उसको जो है अच्छा पर्सन नहीं समझा जाता था। ये पुराना कन्वेंशन था। इवन
हम लोगों ने खुद देखा है कि हमारे बचपन में जो है पेरेंट्स, अगर हम लोग कभी लेफ्ट हैंड यूज करते थे किसी काम के लिए, तो डांटते थे कि लेफ्ट हैंड आपको नहीं यूज करना, आपको राइट हैंड यूज करना है। तो ये एक पुराना कन्वेंशन था। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ये रेक्टस और सिनिस्टर टर्म आया, ठीक है। तो रेक्टस का मतलब यहाँ पे है कि राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड कन्वेंशन, वो रेक्टस है। और सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड कन्वेंशन, ठीक है। तो दक्षिणपंथी, हिंदी में दक्षिणपंथी बोल रहे हैं, उसी को रेक्टस बोल रहे हैं, वहां से आया आर। और वामपंथी मतलब लेफ्ट हैंड वहां से आया एस, सिनिस्टर, ठीक है। तो यहां भी अगर आप देखोगे तो ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से ही ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। बेसिकली यहां भी आप देखोगे फाइनली क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात होगी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लॉकवाइज रोटेशन अगर आपको दिखाना है तो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाने के लिए हमेशा आप राइट हैंड की हेल्प लेते हो। राइट हैंड के थ्रू क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाना आपके लिए ज्यादा कन्वेंशनल है। और उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर आपको दिखाना है तो लेफ्ट हैंड के थ्रू आप जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को कन्वेंशनली आप दिखा सकते हो। अब जरा देखो इसका कैसे डिटरमाइन करते हैं। लिखो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ RS कॉन्फ़िगरेशन, for determination of RS configuration, for determination of RS configuration, following steps are followed. Following steps are followed. For determination of RS configuration, following steps are followed. Step 1. Step 1, लिखो, draw the Fisher projection. Draw the Fisher projection of the chiral center. Draw the Fisher projection of the chiral center. जो chiral center है उसका हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो फिशर प्रोजेक्शन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन हो। मैंने सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन बोला है, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन मैंने नहीं बोला है। आप करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे फिशर प्रोजेक्शन को भी ड्रॉ कर सकते हो जो करेक्ट नहीं है। स्टेप 2, दूसरा स्टेप लिखो, डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑर्डर, determine the priority order of the group. Determine the priority order of the group attached with chiral center. Determine the priority order of the group attached with chiral center by using sequence rule. By using sequence rule, जिसके बारे में मैं आपको EZ कॉन्फ़िगरेशन में बता चुका हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। By using sequence rule. तीसरा स्टेप लिखो, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल. Fisher projection of the molecule is arranged. Fisher projection of the molecule is arranged in such a manner. Fisher projection of the molecule is arranged in such a manner that the lowest priority group. Fisher projection of the molecule is arranged in such a manner that the lowest priority group is vertically downward. Fisher projection of the molecule is arranged in such a manner that the lowest priority group is vertically downward. आगे लिखो, for that a three group exchange. For that a three group exchange or even number of two group exchange.
For that, a 3-group exchange or even number of 2-group exchange may also be done. For that, a 3-group exchange or even number of 2-group exchange may also be done. क्योंकि हमें absolute configuration को सेम बना करके रखना है. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए. तो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड लाने के लिए हमें क्या करना है? 3 ग्रुप एक्सचेंज करना है या इवन नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज करना है. ठीक है, तो इस तरीके से लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हम वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन पे लाएंगे. अब आप नोट करो अगला स्टेप. नेक्स्ट स्टेप लिखो. लिखो एक्सक्लूडिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. एक्सक्लूडिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. एक्सक्लूडिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. The sequence of path traced. The sequence of path traced, excluding the lowest priority group, the sequence of path traced as we follow, as we follow, as we follow 1, 2, 3 rotation, as we follow 1, 2, 3 रोटेशन. मतलब हमें क्या करना है? हमें ग्रुप 1 से, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप से थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ जाना है, लेकिन इस तरीके से जाना है जिससे कि बीच में 2 आए. मतलब फर्स्ट से थर्ड की तरफ जाना है वाया 2. ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप से थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ जाना है, वाया 2 जाना है. बीच में 2 आना चाहिए, न कि बीच में 4 आए. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. लास्ट पॉइंट, एक्सक्लूडिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, द सीक्वेंस ऑफ पाथ ट्रेस्ड as we follow 1, 2, 3 rotation, as we follow 1, 2, 3 rotation, as we follow 1, 2, 3 rotation, as we follow 1, 2, 3 rotation. आगे लिखो, if it is clockwise, if it is clockwise, if it is clockwise, then configuration is capital R. If it is clockwise, then configuration is capital R. If it is clockwise, then configuration is capital R. However, if it is anti-clockwise, if it is anti-clockwise, then configuration is capital S. तो अब जरा देखना बेटा, अगर 1, 2, 3 रोटेशन ऐसा दिखता है आपको, ठीक है, यहां पे 1 है, 1 से 2, फिर 2 से 3. अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हो 1 to 2 देन 2 to 3, तो ये रोटेशन आपको कैसा दिख रहा है बेटा? क्लॉकवाइज दिख रहा है. तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है तो हम इसको बोलेंगे कैपिटल आर फॉर्म. ये कैपिटल आर फॉर्म होगा बेटा. और उसी तरीके से अगर 1, 2, 3 रोटेशन ऐसा दिख रहा है तो ये हो जाएगा कैपिटल एस फॉर्म. ये है आरएस कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने का तरीका. ठीक है,
अब इसमें देखो, ये सारे स्टेप्स तो तब फॉलो होंगे जब हम किसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फिशर प्रोजेक्शन से, तो पहला स्टेप की जरूरत नहीं है, फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप जो है आप उसको फॉलो करते हुए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। बाकी अभी मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताता हूं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आरएस के टर्म्स में निकालने के लिए। तो पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बेटा, इसका आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है। स्टेप वाइज प्रोसीड करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एस फॉर्म। एस फॉर्म बोल रहे हैं भाई, वेरीफाई करते हैं। पहला स्टेप होगा इसका एक फिशर प्रोजेक्शन बनाना। मान लो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वर को रख दिया और फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो ये फिशर प्रोजेक्शन इसका बनेगा बेटा COCl CH2OH COOH CH3। ये फिशर प्रोजेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल लेते हैं सीक्वेंस रूल को अप्लाई करके। अब देखो COCl है, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो कार्बन से 2 ऑक्सीजन
C डबल बॉन्ड O है, तो कार्बन से 2 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन अटैच। यहाँ पे आप देखो C डबल बॉन्ड O है, तो मतलब कार्बन से 2 ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन, कार्बन से 3 ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन है। यहाँ पे कार्बन से आप देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच, और यहाँ पे कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। पहले एटम के बेसिस पे तो आप किसी में भी प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं कर पाओगे। अब सेकंड एटम को अगर आप देखो तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला सेकंड एटम यहाँ पे है COCl में, क्लोरीन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी COCl को। इसमें आप देखो कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन से 3 ऑक्सीजन अटैच है, तो सेकंड प्रायोरिटी COOH को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी CH2OH को मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी CH3 को मिलेगी। ये हमने फिशर प्रोजेक्शन बना लिया, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन बना करके चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर डिटरमाइन कर लिया, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 3 पे आते हैं। हमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकली डाउनवर्ड लाना है। इसके लिए हम इवन नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज या 3 ग्रुप एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं सीधे 3 ग्रुप एक्सचेंज कर रहा हूं, तो 3 ग्रुप एक्सचेंज के थ्रू ये मिल गया COCl, CH2OH, COOH, CH3। वन, टू, 4, 3। अब 1, 2, 3 रोटेशन को फॉलो करते हैं। तो 1, 2, 3 रोटेशन अगर आप यहां पे देखो तो 1, 2, 3 रोटेशन ये 1, 2, 3 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम इसको एस फॉर्म बोलेंगे। वन, टू, 3 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम इसको एस फॉर्म बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अगर 3D स्ट्रक्चर है तो पहले क्या करना है, पहले उसका एक फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। फिशर प्रोजेक्शन बना करके चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर उसमें डिटरमाइन कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या वर्टिकली डाउनवर्ड है, नहीं है, तो 3 ग्रुप एक्सचेंज करके या इवन नंबर ऑफ 2 ग्रुप एक्सचेंज करके उसको वर्टिकली डाउनवर्ड लाएंगे, और फिर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को एक्सक्लूड करते हुए, मतलब भूल जाते हैं कि वो भी है वहां पे स्ट्रक्चर में, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 3 ग्रुप है उनमें 1, 2, 3 रोटेशन को परफॉर्म करेंगे। तो अगर 1, 2, 3 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस फॉर्म, और अगर क्लॉकवाइज आया तो आर फॉर्म। तो इस तरीके से आरएस कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। वैसे हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें तो हमें इवन ये फिशर प्रोजेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ये 3 ग्रुप एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैं पहले वही शॉर्टकट आपको बता देता हूं। लिखो गोल्डन रूल, GOLDEN, गोल्डन रूल। नोट करो, this rule is applied to determine RS configuration. This rule is applied to determine RS configuration in a 3-dimensional structure, in a 3-dimensional structure directly. This rule is applied to determine RS configuration
in a three-dimensional structure directly. आगे लिखो इसका मेथड कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं. लिखो इन दिस रूल या इन दिस मेथड, first we determine the priority order. First we determine the priority order of the groups. First we determine the priority order of the groups. Attach with chiral center. Attach with chiral center by using sequence rule. By using sequence rule. आगे लिखो. By using sequence rule. And observer is placed. And observer is placed in such a manner. And observer is placed in such a manner that. And observer is placed in such a manner that it is oriented opposite side. It is oriented opposite side. It is oriented opposite side to the lowest priority group. It is oriented opposite side to the lowest priority group. तो बोल रहा है कि ऑब्जर्वर को हम इस तरीके से रखेंगे जिससे कि वो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अपोजिट साइड में लाई करे. अपोजिट साइड टू द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. आगे लिखो. सीक्वेंस ऑफ पाथ ट्रेस्ड. Sequence of path traced by the observer. Sequence of path traced by the observer as we follow 1 to 3 rotation. 1 to 2 to 3 rotation. As we follow 1 to 2 to 3 rotation. As we follow 1 to 2 to 3 rotation. If clockwise, then configuration is capital R. If clockwise, then configuration is capital R. And if it is anti-clockwise, then configuration is capital R. And if it is anti-clockwise, then configuration is capital S. ठीक है. तो अब जैसे यहाँ पे देखो, पहले हमने यहीं पे चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर को डिटरमाइन कर लिया. तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ये सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप है, ये थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप है, ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है. तो यहां पे आप देख रहे हो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बोर्ड के प्लेन के अंदर है. इनसाइड द बोर्ड, इनवर्ड द बोर्ड फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप लाई कर रहे हैं. तो ऑब्जर्वर को हम कहां रखेंगे बेटा? ऑब्जर्वर को रखेंगे इसके अपोजिट साइड में, मतलब बोर्ड के प्लेन के बाहर. ऑब्जर्वर अगर वो उधर अंदर की तरफ लाई कर रहा तो ऑब्जर्वर यहां लाई करेगा. यहां से ऑब्जर्वर इस स्ट्रक्चर को देखेगा. अब देखो ऑब्जर्वर 1 2 3 रोटेशन क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो हमें देखना है. ध्यान देना, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो देखना है, ना कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जहां पे हम हैं हमारे अपोजिट ऑब्जर्वर हो सकता है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि जहां हम हैं वहीं ऑब्जर्वर भी हो सकता है. दोनों बातें हो सकती है.
जैसे इस केस में देखो, जहां से मैं देख रहा हूं इस स्ट्रक्चर को, वहीं से ऑब्जर्वर भी देख रहा है। तो इसका मतलब जो हम रोटेशन फॉलो करेंगे वही ऑब्जर्वर भी फॉलो कर रहा होगा। तो 1 2 3 रोटेशन को देखें तो 1 to 2 to 3 हम ये रोटेशन फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3 रोटेशन। और अगर आप देखो तो ये रोटेशन हमें क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसलिए एस फॉर्म। हमने यहीं पे बता दिया इसका कॉन्फ़िगरेशन एस फॉर्म होगा। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको? गोल्डन रूल कैसे अप्लाई करेंगे 3D स्ट्रक्चर में, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो 3D स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर में कार्बन जो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर से अटैच चारों ग्रुप का पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल लेते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के बाद जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अपोजिट साइड में ऑब्जर्वर को प्लेस करते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जर्वर जो 1 2 3 रोटेशन को फॉलो कर रहा होता है, वही रोटेशन जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताता है। ठीक है, अब जरा इस केस में बताना। अच्छा, अगर आपको ये गोल्डन रूल को अप्लाई करने में कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो आप फटाक से जो है वो फिशर प्रोजेक्शन बना करके क्रॉस चेक कर सकते हो। वैसे तो ये टाइम सेविंग मेथड है। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो क्या बता रहे भाई, एस फॉर्म। देखो, पहले तो हम चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप मिलेगा OH को। OH क्योंकि इसका फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, यहाँ फर्स्ट एटम हाइड्रोजन, यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन। OH को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद CH2Cl को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी, और CH3 को थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये हमने चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर डिटरमाइन कर लिया। अब देखो, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन। तो ऑब्जर्वर को अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर कहां पे लाई करेगा बेटा? ऑब्जर्वर यहां पे लाई करेगा। ऑब्जर्वर यहां पे लाई करेगा, जहां हम हैं वहीं ऑब्जर्वर है। जहां से हम इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं वहीं पे ऑब्जर्वर भी लाई कर रहा है। अब देखो 1 2 3 रोटेशन हमें क्या दिख रहा है?
1 2 3 रोटेशन, 1 2 3 1 2 3, तो ये हमें दिख रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिख रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है, इसलिए ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एस फॉर्म। आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो फिशर प्रोजेक्शन बना करके देख सकते हो। मान लो हमने ऑब्जर्वर को यहां रख करके इसका एक फिशर प्रोजेक्शन बना लिया। इसका फिशर प्रोजेक्शन अगर बनाते हैं तो CH2Cl ऊपर, H नीचे, OH राइट हैंड साइड में, CH3 लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमने क्या किया? चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर निकाला। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑलरेडी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आप देख रहे हो कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। 1 2 3 रोटेशन को यहीं पे परफॉर्म करके हम कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया, इसलिए एस फॉर्म। एक्सक्यूज मी सर। सर जितने भी स्ट्रक्चर बोलो। हमने अभी तक करे हैं वो सारे टेट्राहेड्रल शेप के थे, तो कोई और शेप भी आती है क्या एग्जाम में? 3D शेप की बात करें तो भाई हम कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं। यस सो कायरल डबल सेंटर का टेट्राहेड्रल भी आ मतलब सकता है हाँ? सर, डबल टेट्राहेड्रल भी आ सकता है, मतलब 2 कार्बन कनेक्टेड हाँ, हो। डबल टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। वो अभी तो हम एक एक कायरल सेंटर वाला देख रहे हैं, एक से ज्यादा कायरल सेंटर भी हो सकता है। ओके सर। तो वहां पे हमें एक एक कायरल सेंटर के अबाउट अलग अलग निकालना पड़ेगा, बट बेसिक मेथड यही रहेगा। ओके सर। एक हमारे पास और शॉर्टकट है, वो क्या है? जैसे फिशर प्रोजेक्शन गिवन है, ठीक है? अगर फिशर प्रोजेक्शन गिवन है और हम ये नहीं चाहते कि वहां पे 3 ग्रुप एक्सचेंज करके हम पहले लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकली डाउनवर्ड ले जाएं और फिर कॉन्फ़िगरेशन बताएं, बिना वो सब परफॉर्म किए हुए अगर हमें डायरेक्टली एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो उसका भी एक तरीका है। तो आप नोट कर लो, नोट में लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे नाम से कोई आया हुआ है। तुम्हारे नाम से किसी ने ज्वाइन किया है? यस सर। सर लेफ्ट कर दिया अभी। चलो तो नोट में लिखो, नोट में लिखो, इन फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, in Fisher projection of the molecule, if lowest priority group, in Fisher projection of the molecule, if lowest priority group is on vertical line, if lowest priority group is on vertical line, अब देखो वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं। अब वर्टिकल लाइन में वो वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है, कुछ भी। If lowest priority group is on vertical line, then configuration obtained, then configuration obtained on the basis of 1 2 3 rotation, then configuration obtained on the basis of repeat कर दे रहा हूं, in Fisher projection of the molecule, in Fisher projection of the molecule, if lowest priority group
if lowest priority group is on vertical line, if lowest priority group is on vertical line, then configuration obtained on the basis of 1, 2, 3 rotation, then configuration obtained on the basis of 1, 2, 3 rotation gives the actual configuration of the molecule, gives the actual configuration of the molecule. तो बोल रहा है कि तब 1, 2, 3 रोटेशन को परफॉर्म करते हुए जो कॉन्फ़िगरेशन हम डिटरमाइन करेंगे वही मॉलिक्यूल का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा, gives the actual configuration of the molecule. आगे लिखो, however if lowest priority group on horizontal line, of the Fisher projection, then configuration obtained on the basis of 1, 2, 3 rotation, is opposite to the actual configuration, of the molecule, is opposite to the actual configuration of the molecule, is opposite to the actual configuration of the molecule. जैसे देखो बेटा, जैसे ये है स्ट्रक्चर। अब हमने यहाँ पे चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर निकाला, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ये सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप है, ये थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप है, ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, सीक्वेंस रूल को अप्लाई करते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम 1, 2, 3 रोटेशन को परफॉर्म करते हैं, तो 1, 2, 3 रोटेशन ये हमें दिख रहा है क्लॉकवाइज। 1, 2, 3 रोटेशन क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज। बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1, 2, 3 रोटेशन से जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज के करस्पॉन्डिंग आएगा, इसलिए ये एस फॉर्म होगा। अब आप वो जो प्रॉपर मेथड है आप उसके बेसिस पे अगर इसको चेक करो तो देखो क्या सिचुएशन होगी। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे फोर्थ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को 3 ग्रुप एक्सचेंज के थ्रू वर्टिकली डाउनवर्ड ले जाते हैं। इसको 3 ग्रुप एक्सचेंज करा करके वर्टिकली डाउनवर्ड लेकर के आए, तो 3 यहाँ पे है, 4 अब यहाँ आ गया, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। और अब हम फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को एक्सक्लूड करते हुए 1, 2, 3 रोटेशन को परफॉर्म करते हैं, तो 1, 2, 3 रोटेशन आप देखो कैसा आ रहा है, 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज, एस फॉर्म। तो ये तो वो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कर रहे हैं कि पहले हम क्या करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकली डाउनवर्ड लाएंगे, फिर 1, 2, 3 रोटेशन को परफॉर्म करेंगे। और ये शॉर्टकट है। इसमें हमने क्या किया है, सीधे फिशर प्रोजेक्शन के अंदर चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर हमने निकाला और हमने ये देखा कि भाई लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, 1, 2, 3 रोटेशन को परफॉर्म किया, वो हमें दिखा क्लॉकवाइज, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज की करस्पॉन्डिंग होगा। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता रोटेशन
तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज के करस्पॉन्डिंग आता है। जैसा रोटेशन होगा उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में ऑब्जर्व होगा अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। जबकि अगर वो वर्टिकल लाइन पे है, चाहे वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो या वर्टिकली अपवर्ड हो, 1 to 3 रोटेशन, जो जैसा भी रोटेशन 1 to 3 के रोटेशन के बेसिस पे मिलेगा वही एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये शॉर्टकट है। ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के अबाउट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताओ। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के अबाउट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। वन आर 2s, 1r 2s। देखो पहले फर्स्ट कार्बन से अटैच चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालते हैं। यहां पे देखो कार्बन से 2 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन अटैच है, यहाँ कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो ये हो गया 4th। अब देखो यहाँ पे कार्बन से 2 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन, यहाँ कार्बन से 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन से 1 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, 1 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन। तो इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है आप इसको दोगे, 2 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन, और यहाँ पे 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन है, और इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगी बेटा, और इसको मिल जाएगी थर्ड प्रायोरिटी। अब आप देखो 1 to 3 रोटेशन, 1 to 3 रोटेशन आया, 1 to 3 रोटेशन कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पार्ट पे। ये एंटी क्लॉकवाइज आया, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पार्ट पे है, तो एक्चुअल रोटेशन क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो 1 के अबाउट आर, 1 आर। अब ऐसे ही 2 के अबाउट हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो 2 के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे निकलेगा। 2 के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्लोरीन को, उसके बाद OH। अब इन दोनों में देखो यहाँ पे कार्बन से 3 ऑक्सीजन अटैच है, COOH, C डबल बॉन्ड O OH, तो 3 ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है। और इसमें आप देखो कार्बन से 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन दूसरा कार्बन, 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन अटैच है, तो इसको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी और इसको मिलेगी बेटा 4th प्रायोरिटी। अब आप देखो 1 to 3 रोटेशन, 1 to 3 रोटेशन, 1 to 3 रोटेशन कैसा आ रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे है,
तो चाहे वो वर्टिकली अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, जैसा 1 2 3 रोटेशन आपको मिलेगा वही फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन एस, तो 1R 2S इज करेक्ट आंसर। 1R 2S इज करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, सबको समझ में आ गया ये पूरा एनालिसिस? बताओ इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहां पे अगर आप 1 के करस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो, 1 के करस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले तो चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आपने निकाल लिया। 1 फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, सीक्वेंस रूल को अप्लाई करके। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, 1 2 3 रोटेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो 1 2 3 रोटेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बट ये है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो क्योंकि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज के करस्पॉन्डिंग आएगा, इसलिए 1 का R। एस फॉर्म, इसमें आप लोग बता रहे हो एस फॉर्म है। अच्छा देखते हैं, पहले हमें चारों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी क्लोरीन को, सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी OH को, थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी मिथाइल को, और फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी हाइड्रोजन को। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है बेटा वो बाहर की तरफ है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? बाहर, आउटवर्ड। तो क्योंकि ये बाहर है तो ऑब्जर्वर को अंदर जाना पड़ेगा। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बाहर है, ऑब्जर्वर को कहां जाना पड़ेगा? अंदर। और ऑब्जर्वर जो 1 2 3 रोटेशन देखेगा वो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा। आप जरा देखो 1 2 3 रोटेशन कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। किसको दिख रहा है? हमें। ये हमें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऑब्जर्वर जहां पे हम हैं हमारे अपोजिट ऑब्जर्वर है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर इसको क्या देख रहा है? क्लॉकवाइज देख रहा है। तो जो रोटेशन ऑब्जर्वर देख रहा है दैट इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इसको क्लॉकवाइज देख रहा है। ऑब्जर्वर जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है वही फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए ये R फॉर्म होगा। ये बात सबको समझ में आई या नहीं? इसलिए दिमाग में हमेशा ये बैठा करके चलो कि जो 1 2 3 रोटेशन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा, न कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारा ओरिएंटेशन और ऑब्जर्वर का ओरिएंटेशन सेम है तो फिर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। बट अगर हमारा और ऑब्जर्वर का ओरिएंटेशन अपोजिट है तो जो हम 1 2 3 रोटेशन देखेंगे ऑब्जर्वर उसका अपोजिट रोटेशन को देख रहा होगा। क्रॉस चेक करने के लिए आप फिशर प्रोजेक्शन बना करके भी देख सकते थे इसको। अगर आप फिशर प्रोजेक्शन बना करके देखते, मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर को रखा आपने,
तो इसका फिशर प्रोजेक्शन ये आ गया, Cl CH3 HOH। 1 2 3 रोटेशन, पहले तो प्रायोरिटी निकालते हैं, 1 2 3 4। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, देखो 1 2 3 रोटेशन, 1 2 3 रोटेशन आ रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एक्चुअल रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, इसलिए आर फॉर्म। तो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया सबको? आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, सबको समझ में आ गया? ठीक है, देखो अब इसके बाद आता है इसका एप्लीकेशन। ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप नोट कर लो, एप्लीकेशन ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये डिस्कस करके मैं क्लास को फिनिश करूंगा, 5 मिनट लगेगा। एप्लीकेशन ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, जैसे अगर दो स्टीरियो आइसोमर्स गिवन है और उनके बीच में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन लिख लो, इन डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, इन डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टीरियो आइसोमर्स, in determination of relationship between two stereoisomers, in determination of relationship between two stereoisomers। तो अब जैसे देखो, अगर मान लो मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कायरल सेंटर है, जो स्टीरियोआइसोमर हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर एक ही कायरल सेंटर है। ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। ठीक है, एक कायरल सेंटर वाला स्टीरियो आइसोमर है। तो अब क्या है सिचुएशन, मान लो पहले वाले में जो कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर, पहले वाले में कायरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? आर। और दूसरे वाले में कायरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बेटा एस। पहले वाले में कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर, दूसरे वाले में कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है एस। तो ये समझ लेना कि आर का मिरर इमेज होगा हमेशा एस, आर का मिरर इमेज होगा एस। इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे बेटा? ये होंगे इनैंसियोमर। ये इनैंसियोमर होंगे। आप चेक कर सकते हो कोई भी केस, जैसे मान लो ये है, और ये है। अब ये तो आपको पता ही है कि ये इनैंसियोमर है। अब यहां आरएस के थ्रू क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अगर आरएस के थ्रू हम वेरीफाई करें तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 रोटेशन को परफॉर्म करते हैं। 1 2 3 रोटेशन बेटा क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो क्लॉकवाइज यानी कि आर, आर फॉर्म आ गया। अब जरा इसमें देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 रोटेशन, यहां पे देखो क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एस। तो आप देख रहे हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, एंड दे आर इनैंसियोमर।
ठीक है, अगर दो स्टीरियो आइसोमर जिनमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, एक में कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरे में कॉन्फ़िगरेशन S है, मींस दे आर एनहांसियोमर। इसी तरीके से अगर दो कायरल सेंटर वाला केस हो, ठीक है, दो कायरल सेंटर वाला केस हो, एक में कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो RS आ रहा है, R और S, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कायरल सेंटर है, एक में कॉन्फ़िगरेशन R और S आ रहा है, दूसरे में कॉन्फ़िगरेशन S और R आ रहा है, मींस दे आर एनहांसियोमर। ये एनहांसियोमर होंगे बेटा, क्योंकि R का इमेज S और S का इमेज R होगा। ठीक है, RS SR, तो ये एनहांसियोमर होंगे। अब देखो, आपको चेक करना है मीजोफॉर्म को, ठीक है, मीजोफॉर्म है या नहीं। अब मीजोफॉर्म को कैसे वेरीफाई करोगे? पहले तो आपको देखना होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ और नॉट। लिख लो, if structural formula is divisible into two equal half, if structural formula is divisible into two equal half and molecule possesses more than one chiral center, and molecule possesses more than one chiral center, and molecule possesses more than one chiral center, आप जरा देखो तब क्या सिचुएशन होगी। जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं दो कायरल सेंटर वाला केस, ऊपर वाले कायरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन R है बेटा, और नीचे वाले कायरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन S है। ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये दो कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे इंटरनल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप होगी, एक हाफ के दूसरे हाफ के साथ। इंटरनली जो है ये दोनों हाफ एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप दिखाएंगे। ठीक है, तब R का इमेज S हो जाएगा, R का इमेज S हो जाएगा इंटरनली, तब हम इसको बोलेंगे बेटा मीजो, ये मीजो फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये समझ लेना, मीजो फॉर्म को अगर आपको चेक करना है ना, तो पहले आपको ये देखना होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है और ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ती है तो मीजो फॉर्म। अब जैसे एक और केस देखो, अगर मान लो चार कायरल सेंटर है, चार कायरल सेंटर R S R S R S, ये चार कायरल सेंटर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है और ये डिविजिबल है इनटू टू इक्वल हाफ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ, तो आप यहां पे देखो ये डिविजिबिलिटी होगी। कैसे? S का इमेज R और R का इमेज S, इस R का इमेज ये S है और इस S का इमेज ये R है, तो ये भी मीजो हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर दो कायरल सेंटर और एक स्यूडो कायरल सेंटर है, तो स्यूडो कायरल सेंटर से कोई मतलब नहीं है, स्यूडो कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना नहीं है, सिर्फ दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है। ठीक है, मान लो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी सिचुएशन दिख रही है, R S और यहां पे एक स्यूडो कायरल सेंटर है, ये कुछ भी हो सकता है, R और S कुछ भी हो सकता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ये दो कायरल सेंटर है, ये स्यूडो कायरल सेंटर है। तो इस सिचुएशन में भी आप देखोगे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी बेटा, वो यहां से पास करेगी, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तब आपको सिर्फ ये देखना है यहां R और यहां S, डिविजिबिलिटी है, मीजो। अब बात आती है, आपको पता करना है कि दो स्ट्रक्चर वो डायास्टीरियोमर है,
या नहीं? डायास्टीरियोमेरिज्म को अगर चेक करना है, देखो कैसे चेक करोगे। अगर मान लो, अगर हमने कंसीडर किया 2 कायरल सेंटर वाला केस, एक में कॉन्फ़िगरेशन आता है बेटा आर आर, और दूसरे में कॉन्फ़िगरेशन आता है आर एस। अब देखो इनके बीच में ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होगी, और क्योंकि इनके बीच में ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हम इनको डायास्टीरियोमर बोलेंगे। दे आर डायास्टीरियोमर। तो ये अप्रोच समझ में आ रहा है कैसे वेरीफाई करना है आरएस, ये दो स्टीरियो आइसोमर के बीच में रिलेशनशिप, 2 स्टीरियो आइसोमर के बीच में रिलेशनशिप कैसे डिटरमाइन करना है, अप्रोच समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब यहां से जो कंक्लूजन ड्रॉ करोगे ना, उसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। बाकी दूसरे मेथड्स भी हैं, बट उनमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको जरा सा भी कोई प्रॉब्लम दिखती है तो तुरंत आप यहां से वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब आरएस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए 2 स्टीरियो आइसोमर के बीच में हम रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और रह गया, वो कॉन्सेप्ट क्या है? बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें कोई कायरल सेंटर ना हो, तो क्या विदाउट कायरल सेंटर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? तो इस कॉन्सेप्ट को मैं कल की क्लास में डिस्कस करते हुए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कल फिनिश कर दूंगा, और फिर हम लोग कल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल कल फिनिश होगा और कन्फर्मेशनल स्टार्ट होगा। ओके बेटा, और इस वीक का टेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का उससे पहले डिस्कशन किया हुआ ज्योमेट्रिकल का, वो पूछा जाएगा और टेस्ट होगा आपका ट्यूसडे।